जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बढ़िया? मजे आ रहे हैं नर्वस पढ़ने में? ऐसे ही मजे और आते रहेंगे धीरे धीरे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियोस को, और शेयर शेयर। हाँ, ये काम कर ही लिया करो भाई। आज की क्लास में जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रेन स्टेम है। क्या ब्रेन स्टेम अपन पढ़ रहे हैं? ब्रेन स्टेम का सिंपल सा मतलब कुछ जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो बिल्कुल आपको एक लाइन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे सीक्वेंस के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उसको अपन ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अच्छा, क्या क्या इस ब्रेन स्टेम के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं? ब्रेन स्टेम में तीन पार्ट अपन पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिड ब्रेन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? मिड ब्रेन। सेकेंड पार्ट जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पोन्स। पोन्स। और लास्ट में थर्ड पार्ट अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। तो तीन पार्ट ब्रेन स्टेम की अगर अपन बात करें तो ब्रेन स्टेम में तीन पार्ट इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। तो तीनों पार्ट मिलकर पर्टिकुलर किसका निर्माण करते हैं? ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। एक एक पार्ट को अपन उठाएंगे, एक एक पार्ट का अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहे। ए टू जेड ब्रेन स्टेम से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सारे के सारे आज क्लियर। क्लियर बात है क्या? अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्या? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। अच्छा, मिड ब्रेन से पहले अपन पर्टिकुलर एक मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं। सुनना भाई बात। ये लेटरल वेंट्रिकल हो गया आपका, ये लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल के नीचे थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल के नीचे अगर चलें तो ये क्या हो गया? ये फोर्थ वेंट्रिकल। क्लियर बात? अब अगर अपन डिस्कस करें ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये जो पार्ट है ये मिड ब्रेन, ये जो पार्ट है पोन्स, ये जो पार्ट है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। तो ये मिड ब्रेन, ये मेडुला ओब्लोंगेटा, और ये जो पार्ट है ये पोन्स। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये जो वेंट्रिकल है ये फोर्थ वेंट्रिकल है। दैट वेंट्रिकल इज फोर्थ वेंट्रिकल। और ये जो वेंट्रिकल है ये लेटरल वेंट्रिकल है। नेक्स्ट अगर बात करें ये है थर्ड वेंट्रिकल, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये फोर्थ वेंट्रिकल का अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। क्लियर? अब चलते हैं अपन मिड ब्रेन पे चलते हैं। मिड ब्रेन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ब्रेन स्टेम का पहला पार्ट जो है मिड ब्रेन, उसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स फोकस ऑन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन पर एक बार फोकस करते हैं अपन। ओके। पहली बात तो मिड ब्रेन की अगर अपन बात करें तो मिड ब्रेन कहां से कहां तक आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है? तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना मिड ब्रेन के बारे में, इट एक्सटेंड इट एक्सटेंड फ्रॉम इट एक्सटेंड फ्रॉम पोन्स पोन्स टू यहां पर जो आपको देखने को मिलता है ये होता है डाइएन्सिफलोन। तो लिख देंगे इट एक्सटेंड फ्रॉम पोन्स टू डाइएन्सिफलोन। पोन्स टू डाइएन्सिफलोन यहां पर आपको देखने को मिलता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम पोन्स टू डाइएन्सिफलोन बोले तो ये पोन्स हो गया, ये डाइएन्सिफलोन हो गया, इसके बीच में आपको देखने को मिलता है मिड ब्रेन। नेक्स्ट अगर बात करें मिड ब्रेन की लेंथ, तो लेंथ पता लगा लो। लेंथ की अगर बात करें, लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। मिड ब्रेन की लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जानकारी ले लेते हैं एक बार इसके बारे में। एक अगर अपन डिस्कस करें, अपन ने जब ब्रेन वेंट्रिकल टॉपिक पढ़ा था तो एक पॉइंट डिस्कस किया था कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर एक डक्ट होती है, और वो जो डक्ट होती है उसको साइलवियस एक्विडक्ट के नाम से जानते हो। मिड ब्रेन की डक्ट है। तो अपन नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट लिख रहे हैं इधर। क्या लिख रहे हैं? साइलवियस एक्विडक्ट। साइलवियस साइलवियस एक्विडक्ट। साइलवियस एक्विडक्ट किसकी डक्ट है? ये मिड ब्रेन की। एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, साइलवियस एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन connects third ventricle and fourth ventricle. Connects third ventricle and fourth ventricle. थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को जो कनेक्ट करता है वो कौन सी होती है? साइलवियस एक्विडक्ट होती है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? अब मिड ब्रेन के ऊपर अपन डिटेल के अंदर चल रहे हैं। मिड ब्रेन का एग्जैक्ट अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया। मिड ब्रेन कहां पर प्रेजेंट होता है ये डिस्कस कर लिया। साइलवियस एक्विडक्ट थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। मिड ब्रेन के एक बार पार्ट्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? मिड ब्रेन के पार्ट्स पे। और पार्ट्स पे चलने से पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, नाउ कम टू द पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की अगर बात करें तो जो एंटीरियर पार्ट आपको देखने को मिलता है, एंटीरियर पार्ट, मिड ब्रेन का एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको तो अपन सेरिब्रल पेडंकल के नाम से जानते हैं। सेरिब्रल पेडंकल, पेडेंकल, या बोले तो पेडेंकल नाम होता है। पेडेंकल, पेडेंकल, सेरिब्रल पेडेंकल इसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें
तो सेकंड जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो ये पेडेंकल वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, ये तो एंटीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर का मतलब सामने वाला पार्ट होता है मिड ब्रेन का। और ये जो पार्ट अपन पीछे की तरफ देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं टेक्टम। टेक्टम। और ये टेक्टम जो होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। टेक्टम इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो दो पार्ट पर्टिकुलर में डिस्कस कर रहा हूं, एक तो पेडेंकल, एक टेक्टम। क्लियर बात है क्या? टेक्टम, एक तो ये टेक्टम, ये पोस्टीरियर है और वो पेडेंकल है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। सेरिब्रल पेडेंकल की एक बार अगर डिस्कशन अपन करें तो इसमें ध्यानपूर्वक बात सुनना। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर बंडल ऑफ एक्सॉन। इट कंसिस्ट ऑफ paired bundle of axons. Paired bundle of axon. It consists of paired bundle of axons. तो paired bundle of axons आपको इधर देखने को मिलते हैं। तो it consists of paired bundle of axons, वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर अपन बात करें पेड बंडल ऑफ एक्सॉन्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं एग्जांपल के तौर पर अगर चले तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। एग्जांपल के तौर पर एक ध्यान रखना, कोर्टिकोस्पाइनल। कोर्टिकोस्पाइनल, इनको बोलते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सॉन्स आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? ये एक्सॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज ट्रैक्ट। तो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कर क्या रहे होंगे? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की अगर बात करें तो कनेक्ट कर रहे होंगे, कनेक्ट सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड। कनेक्ट सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो मोटर एक्टिविटीज जो जाती हैं बोले तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से और कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो पर्टिकुलर सिग्नल्स जाते हैं वो कौन कनेक्ट करता है? वो भाई ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कनेक्ट करता है। तो ये एक एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। और एक एग्जांपल ध्यान रखना चाहो तो एक रखना, कोर्टिकोपोन्टाइन ट्रैक्ट। कोर्टिकोपोन्टाइन और कोर्टिकोपोन्टाइन अगर बात करें पेडेंकल्स की, इनकी अगर अपन बात करें कोर्टिकोपोन्टाइन की, तो नेक्स्ट एग्जांपल है ये। इसकी अगर बात करें तो ये कोर्टेक्स को पोन से कनेक्ट करता है। किसको? कोर्टेक्स। बोले तो सेरिब्रल कोर्टेक्स को किससे कनेक्ट करता है? पोन से कनेक्ट करता है। तो ये एक्सॉन्स होते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर एक पॉइंट और अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो एक अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कोर्टिकोबल्बार। डिस्कस कर सकते हैं कोर्टिकोबल्बार। और कोर्टिको वर्ड अपन सेरिब्रम के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं, सेरिब्रल कोर्टेक्स के लिए ले रहे हैं। बल्बार वर्ड किसके लिए लेते हैं अपन? मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए। तो बल्बार किसके लिए? मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए। तो सेरिब्रल पेडेंकल एंटीरियर पार्ट होता है किसका? मिड ब्रेन का सामने वाला हिस्सा होता है। और इसके अंदर पेयर्ड बंडल ऑफ एक्सॉन्स आपको नजर आते हैं। कोर्टिको स्पाइनल सेरिब्रल कोर्टेक्स को और स्पाइनल कोर्ड को कनेक्ट कर रहे होंगे। कोर्टिको पोन्टाइन जो है ये किसको कर रहा होगा? सेरिब्रल कोर्टेक्स को पोन्स के साथ। और कोर्टिको बल्बार की अगर बात करें तो सेरिब्रल कोर्टेक्स को मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ कनेक्ट कर रहा होगा। ये सेरिब्रल पेडेंकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं ऐसे। क्लियर बात है क्या? एक डायग्राम के माध्यम से अगर मैं समझाना चाहूँ आप लोगों तो ये समझ सकते हो। ऐसे पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सेरिब्रल पेडेंकल हो गए और ये पीछे की तरफ आप लोगों को पोस्टीरियर पार्ट देखने को मिलता है, दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट। ये बीच में आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलता है ये होती है साइलिवियस एक्विडक्ट। ये कौन सी एक्विडक्ट होती है? इसको अपन साइलिवियस एक्विडक्ट के नाम से जानते हैं, साइलिवियस एक्विडक्ट। और ये साइलिवियस एक्विडक्ट थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है। ये सामने की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस हिस्से की अगर बात करें, ये यहाँ पर पेयर्ड एक्सॉन्स, पेयर बंडल ऑफ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको अपन सेरिब्रल पेडेंकल के नाम से जानते हैं। सेरिब्रल पेडिंकल ये अपन ने जो लिख दिया ये एंटीरियर पार्ट है। और ये जो पीछे की तरफ अपन बना रहे हैं ये है पोस्टीरियर पार्ट। और यहाँ पर ये पोस्टीरियर पार्ट है, इसको अपन टेक्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेक्टम के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर डायग्राम आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, ये साइलिवियस एक्विडक्ट है। इसके चारों तरफ आप लोगों को जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? ग्रे मैटर आपको देखने को मिलता है, ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर की एक बार बात कर लेते हैं। ये जो देखने को मिलता है इसको पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, पेरी मतलब चारों तरफ, एक्विडक्ट के, तो इसको पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के नाम से अपन जानते हैं इधर। क्लियर बात है क्या? ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट और अपन डिस्कस करते हैं। ये पीछे वाला टेक्टम, ये इंटीरियर पार्ट है जहां पर सेरिब्रल पेडेंकल प्रेजेंट है। इनके बीच में अगर यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर आप लोगों को राइट और लेफ्ट दो पर्टिकुलर सेल, दो आप लोगों को रेड बॉडी आपको देखने को मिलती है, येलो।
ये पर्टिकुलर आप लोगों को राइट एंड लेफ्ट क्या देखने को मिलती है, रेड बॉडी। तो ये लो, ये रेड बॉडी अपन ने बना दी, दैट आर नोन एज रेड बॉडी, रेड बॉडी। क्लियर बात है क्या, ये रेड बॉडी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर ही अगर अपन डिस्कस करें, यहाँ पर आप लोगों को जो पार्ट देखने को मिलता है इधर, ये पार्ट, इसकी अगर अपन डिस्कशन करें तो ये जो पार्ट आपको इधर देखने को मिल रहा है, इस पार्ट को अपन सबस्टेंशिया नाइग्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, सबस्टेंशिया नाइग्रा के नाम से जानते हैं। अभी सबस्टेंशिया नाइग्रा का भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, पूरा सबस्टेंशिया नाइग्रा के नाम से जानते हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको मिड ब्रेन को समझाने की कोशिश करी है। ये एंटीरियर पार्ट हो गया, पोस्टीरियर पार्ट्स, यहाँ पर पेडिंकल्स प्रेजेंट होती है, वो टेक्टम प्रेजेंट है, टेक्टम पे अभी अपन चलने वाले हैं ना। ये साइलिवस एक्विडक्ट हो गया, इसके चारों तरफ जो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है उसको पेरी एक्विडेक्टल ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। इधर राइट एंड लेफ्ट रेड बॉडी आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही है, और आपको बीच में सबस्टेंशिया नाइग्रा भी आपको नजर आता है। एम आई क्लियर और नॉट, ये पार्ट पर्टिकुलर बता रहा हूँ ब्रेन के। नेक्स्ट एक बार टेक्टम के ऊपर चलते हैं, जो पोस्टीरियर पार्ट आपको देखने को मिलता है। इसकी अगर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक बात समझना। अच्छा, ये टेक्टम से भी पहले अगर अपन चलें तो एक बार ये पॉइंट डिस्कस करना कि इसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का क्या लफड़ा रहता है मिड ब्रेन में। तो अगर इसकी अगर अपन बात करें तो याद रखना हमेशा कि ग्रे मैटर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, और व्हाइट मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो व्हाइट मैटर जो होता है वो आउटसाइड, व्हाइट मैटर जो होता है वो आउटसाइड होता है। अरे बात समझ, सन पापा मम्मी, तो मिड ब्रेन, तो उसमें ग्रे मैटर अंदर की तरफ, व्हाइट मैटर आउटसाइड। तो ये पॉइंट आपने को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें अपन, ध्यान रखना। ये टेक्टम, टेक्टम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर पार्ट, और इसकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इट कंसिस्ट ऑफ 4, ये जो टेक्टम पार्ट है कंसिस्ट ऑफ 4 एलिवेशंस, 4 एलिवेशंस। अगर अपन बात करें, यहां पर आपको 4 राउंडेड एलिवेशंस देखने को मिलते हैं टेक्टम वाले पार्ट में। पोस्टीरियर वाले पार्ट में कितने एलिवेशंस, 4 राउंडेड एलिवेशंस आपको देखने को मिलते हैं टेक्टम वाले पार्ट में। और ये राउंडेड एलिवेशंस क्या है, यहाँ पर आप लोगों को सेल बॉडीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सेल बॉडीज देखने को मिलती है। अच्छा सुनना भाई, ये 4 राउंडेड एलिवेशंस आपको देखने को मिलते हैं, इनमें से अगर अपन बात करें, 2 तो सुपीरियर प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई। किस नाम से जानते हैं उनको, सुपीरियर कोलिकुलाई के नाम से जानते हैं, सुपीरियर कोलिकुलाई। 4 हो गए, 2 की बात कर ली, और 2 आपको जो देखने को मिलते हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन बोलते हैं 2 इंफीरियर कोलिकुलाई, 2 इंफीरियर कोलिकुलाई। कहने का मतलब 4 थे तो 2 तो ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर वालों को बोला सुपीरियर कोलिकुलाई, नीचे वालों को क्या बोल दिया, इंफीरियर कोलिकुलाई। अच्छा, सुपीरियर कोलिकुलाई की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये विजुअल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, विजुअल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, विजुअल एक्टिविटी के लिए। और इंफीरियर कोलिकुलाई की अगर अपन इनकी अगर बात करें तो इनकी अगर बात करें, ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। आ रही बात समझ में, तो ये तो विजुअल एक्टिविटी के लिए और ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल ये सुपीरियर कोलिकुलाई मतलब किस चीज को ऑपरेट करता है, इसकी अगर बात करें, स्कैनिंग इमेजेस, स्कैनिंग इमेजेस, स्कैनिंग इमेजेस, इमेजेस को स्कैन करना वाइल रीडिंग बुक्स, वाइल रीडिंग बुक्स। आप लोग बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बुक्स पढ़ते पढ़ते आप क्या करते हो, इमेजेस को स्कैन करते हो ऐसे आंखों से, तो वो किसके कारण कर पा रहे हो, सुपीरियर कोलिकुलाई के कारण कर पाते हो। और एग्जाम्पल सर, और कोई अच्छा एग्जाम्पल लो, बिल्कुल, ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स, ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स, ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स while moving, while in moving car, while in moving car। तो ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग कार होती है, मूविंग कार, उसमें आराम से ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस कर पाते हो ना। हाँ बिल्कुल कर पाते हैं सर। गाड़ी से जा रहे थे, जयपुर से दिल्ली जा रहे थे, और बीच में सामने से गाड़ियां आ रही हैं, इधर जा रहे हैं, साइड वाली गाड़ी के अंदर बढ़िया, अरे वाह यार क्या भाई साहब मटेरियल बैठा है, अरे बात समझ, मजे आ गए देख के, आराम से देख लेते, आराम से फोकस ही उधर रहता है, दूसरी गाड़ी में कौन है, मतलब खुद की गाड़ी कुछ नहीं, दूसरे गाड़ी फोकस रहता है पूरी तरीके से। अब खुद से तो संतुष्ट है नहीं, दूसरे को देख के ही। आ रही बात समझ में, तो जो कर पाते हो क्यों कर पाते हो, क्योंकि सुपीरियर कोलिकुलाई जो है ना, सुपीरियर कोलिकुलाई, ये आप लोगों का बिल्कुल सही है, तो विजुअल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। स्कैनिंग इमेज वाइल रीडिंग बुक्स और ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स वाइल मूविंग इन
कार्य, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। साइड में जो चीजें आपको देखने को मिलती है लिखा हुआ है वो कुछ आराम से आप पढ़ सकते हो, गाड़ी चलती हुई गाड़ी में भी। इंफीरियर कोलिकुलाई की बात करें, ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका अगर अपन जिक्र करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये जो इंफीरियर कोलिकुलाई ये एक रिफ्लेक्स के लिए भी पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, उस रिफ्लेक्स की अगर बात करें तो उस रिफ्लेक्स को अपन बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स। किस नाम से जानते हैं? स्टार्टल रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, स्टार्टल रिफ्लेक्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स। और स्टार्टल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो मूवमेंट आपको देखने को मिले, मूवमेंट किस किस का? आईज का, और ये हेड वाले पोर्शन का, और ट्रंक वाले पोर्शन का। और किसके रेस्पॉन्स के अंदर देखने को मिले आपको? सडन सरप्राइज लाउड वॉइस। तो इसका मतलब समझना स्टार्टल रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? मूवमेंट ऑफ आईज, मूवमेंट ऑफ आईज, हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक in response to sudden surprising loud voice, तो सडन सरप्राइजिंग लाउड वॉइस जो आपको देखने को मिलती है, उसके रेस्पॉन्स के अंदर क्या देखने को मिले? सडन मूवमेंट देखने को मिले। किसका? आईज का मूवमेंट हो गया, हेड का मूवमेंट हो गया, और ट्रंक का मूवमेंट। ट्रंक की अगर बात करें तो थोरेसिक कैविटी प्लस एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी प्लस एब्डोमिनल कैविटी को ट्रंक बोलते हैं। तो इनका मूवमेंट अगर होता है तो उसको स्टार्टल रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, स्टार्टल रिफ्लेक्स जो है ये मुझे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, उसके साथ जो पहला पर्टिकुलर जिसमें नैन मटक्का हुआ था, पहली बार जब देखा ना तभी समझ में आ गया था। आ रही बात समझ? कैसे? देखो भाई ध्यानपूर्वक बात सुनना, मैं ऐसे जा रहा ऐसे, और ग्लूकोज सामने से आ रही दैट वे, तो हम दोनों ऐसे ऐसे चल रहा, ठीक है। अब ग्लूकोज को देखते के साथ ही, ठीक है, मतलब ग्लूकोज को देखा तो मतलब ग्लूकोज तो सुंदर है ही, भयंकर सुंदर, खतरनाक तरीके सुंदर। तो जोर से मतलब वो जैसे पास आया ऐसे ऐसे पास आई, मैं भी ऐसे ऐसे जा रहा, वो उसके दोस्तनी जो थी, दोस्तनी उसके साथ थी, तो ऐसे पर्टिकुलर। अरे बात समझते ही हो, जैसे पास आई तो मैं जोर से ऐसे, मतलब इधर साइड में ही हूँ, जोर से हाउ ऐसे कर देखा, हाउ जोर से कर दे, डर तो नहीं लगा ना? हाँ, तो मैंने ग्लूकोज किया था, तो ऐसे जोर से हाउ, तो हाउ करते के साथ ही मतलब ऐसे फिर मैं आगे चला गया, ग्लूकोज क्या रहेगी थोड़ी सी उधर चली गई। फिर ग्लूकोज का जो रिएक्शन था, ऐसे चलते चलते यो ग्लूकोज जो है ना वो डायरेक्ट ऐसे पलटी भाई यो। अरे बात समझ में, क्योंकि मैं इधर था इस तरफ, तो ग्लूकोज का मूवमेंट कैसे हुआ? देखो ये मान लो ये ऐसे, ग्लूकोज का मूवमेंट हुआ यो, तो ये हेड का मूवमेंट हो गया, आईज का मूवमेंट हो गया, और ये ट्रंक का मूवमेंट हो गया। अरे बात समझ में? सडन सरप्राइजिंग लाउड वॉइस, सडन सरप्राइजिंग लाउड वॉइस, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टार्टल रिफ्लेक्स अपन बोलते हैं। सर एग्जाम में क्या ग्लूकोज का एग्जांपल लिख के आना है क्या? ना ना ना, एग्जांपल कैसे लिख के आओगे? ये मूवमेंट किसका देखने को मिले? आईज, हेड और ट्रंक का, सडन सरप्राइजिंग लाउड वॉइस। फॉर एग्जाम्पल गन शॉट, क्या? गन शॉट, तो एग्जाम्पल यहां पर लिख लेना, गन शॉट, गन शॉट। ये तो समझाने के लिए था भाई ग्लूकोज की कहानी, अगर समझ में आ जाए। अरे बात समझ में? तो ऐसे सडन अचानक से सरप्राइजिंग बोलो जोर से हाउ, तो ग्लूकोज का मूवमेंट जो ये हुआ ये। अरे बात समझिए, ट्रंक का मूवमेंट हो गया, आइज का मूवमेंट हो गया, नेक का मूवमेंट, हेड का मूवमेंट, ये जो होता है इसको स्टार्टल रिफ्लेक्स के अपन नाम से जानते हैं, स्टार्टल रिफ्लेक्स। ठीक है, कि गन शॉट बॉयज के साथ में यही होगा, अचानक से पर्टिकुलर गन चलेगी, गन शॉट चलाइए क्या, गोलियां चल गई धाएं। अरे बात समझ में? तो वो जो गन शॉट वही जो होती है, तो उसके लिए पर्टिकुलर ये स्टार्टल रिफ्लेक्स अपन पढ़ते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? स्टार्टल रिफ्लेक्स के लिए इंफीरियर कोलिकुलाई जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। एम आई रियली क्लियर और नॉट? अरे टेक्टम क्लियर है क्या? क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, ध्यानपूर्वक बात सुनना। इधर एक डायग्राम में अपन ने बना रखी है रेड बॉडी, क्या बना रखी है? रेड बॉडी। रेड बॉडी की अगर अपन बात करें तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, इनकी अगर अपन बात करें तो ये रेड बॉडी जो होती है रेड होती है। सर रेड बॉडी नाम लिखा है तो रेड तो होंगी, क्यों होंगी रेड? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, ब्लड वेसल्स के अंदर रिच पार्ट होता है ये रेड बॉडी वाला पार्ट। एंड ऑल्सो सेल बॉडीज, एंड ऑल्सो सेल बॉडीज कंटेन, सेल बॉडी कंटेन्स आयरन पिगमेंट। ध्यान देना भाई, इनकी जो न्यूरोनल सेल बॉडीज जो आपको देखने को मिलती हैं, क्या? न्यूरोनल सेल बॉडीज, उनकी अगर बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें आयरन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रेड बॉडी बोलते हैं, रेड बॉडी।
एक तो ब्लड वेसल्स हो गई और इनकी न्यूरोनल सेल बॉडीज जो होती है, न्यूरोनल सेल बॉडीज उनमें आयरन पिगमेंट होता है, इसीलिए रेड बॉडी इनको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये रेड बॉडी के बारे में डिस्कशन हो गया। एक पर्टिकुलर पार्ट बच गया जिसको बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। इस सब्सटेंशिया नाइग्रा का भी अपन जिक्र कर देते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा की अगर अपन बात करें, सब्सटेंशिया नाइग्रा की, सुनना भाई ध्यानपूर्वक, ये भी मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है, बीच में प्रेजेंट है। इसकी अगर अपन बात करें तो इसको डोपामिन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, यही एमसीक्यू है, डोपामिन फैक्ट्री। डोपामिन फैक्ट्री, डोपामिन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं क्योंकि यहां से किसका सिंथेसिस होता है, डोपामिन का सिंथेसिस होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा से। किसका सिंथेसिस, डोपामिन का सिंथेसिस। अरे डोपामिन जो है वो एक जगह से और सिंथेसाइज होता है, कोई बताएगा क्या, कहां से, एड्रिनल मेडुला से सिंथेसाइज और होता है डोपामिन, याद रखना, एड्रिनल मेडुला से भी सिंथेसाइज होता है डोपामिन, और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा से भी होता है, इसको डोपामिन फैक्ट्री अपन बोलते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है ये पिगमेंटेड पोर्शन होता है, पिगमेंटेड होता है, हाईली पिगमेंटेड होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है वो क्या होता है, पिगमेंटेड पोर्शन होता है, पिगमेंटेड पार्ट होता है। अच्छा, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन का रिलीज कर रहा है। ये डोपामिन जो है कहां जाता है, सुन लेना भाई ध्यानपूर्वक, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है डोपामिन का रिलीज कर रहा है, किसका, डोपामिन का, डोपामिन का। और ये डोपामिन जाता कहां है, ये डोपामिन जाता है बेसल गैंग्लिया। कहां जाता है, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया पे जाता है, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया अपन ने डिस्कस कर दिया, बेसल गैंग्लिया डिस्कस कर देते, किसके पास जाता है, बेसल गैंग्लिया के पास जाता है। और जो भी आपके सबकॉन्शियस एक्टिविटीज जो होती हैं, जो कि आप लोग मतलब कॉन्शियसली नहीं करते हो, तो वो जो एक्टिविटीज होती है उनको सारे को कंट्रोल कौन करता है, डोपामिन करता है। उनको कौन कंट्रोल करता है, डोपामिन करता है। अच्छा, अगर ये न्यूरॉन्स जो आपको देखने को मिल रहे, कौन कौन से न्यूरॉन्स, सब्सटेंशिया नाइग्रा वाले, बेसल गैंग्लिया वाले, ये न्यूरॉन्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर ये क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, सब्सटेंशिया नाइग्रा या बेसल गैंग्लिया जो कि डोपामिन वाला जो पॉइंट है, ये क्या हो जाए, ये जो न्यूरॉन्स है ये क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में डोपामिन जो है, डोपामिन आ नहीं पाएगा, सब्सटेंशिया नाइग्रा इधर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर ये मतलब ये पार्ट अगर डैमेज हो गया तो डोपामिन जो है ये आगे की तरफ काम नहीं कर पाएगा अपना। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या चीज डेवलप होती है, कंडीशन डेवलप होती है, उस कंडीशन को पार्किंसंस डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पार्किंसंस डिजीज के नाम से जानते हैं भाई, पार्किंसंस डिजीज। किस नाम से जानते हैं, पार्किंसंस डिजीज। उस पार्किंसंस डिजीज के अंदर डोपामिन की कमी आप लोगों को देखने को मिलती है। और अभी मैंने बताया था ये पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, इनका क्या पर्टिकुलर फंक्शन है, इनका फंक्शन है जो कि आपकी इरेगुलर जो फालतू की एक्टिविटीज जो हो सकती है, इरेगुलर मूवमेंट्स जो हो सकते हैं, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जो मूवमेंट्स जो होते हैं, मूवमेंट्स जो बॉडी के मूवमेंट्स जो होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये पॉइंट रेगुलेट करता है उनको, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन पार्किंसंस डिजीज की अगर बात करें तो पार्किंसंस डिजीज में क्योंकि डोपामिन की कमी है तो मूवमेंट्स को रेगुलेट नहीं होंगे, तो उस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट होता है पार्किंसंस डिजीज का, उसमें आपको रेस्टिंग ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर्स। रेस्टिंग ट्रिमर्स आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, तो पार्किंसंस डिजीज में रेस्टिंग ट्रिमर्स जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अच्छा, पिन रोल ट्रिमर्स के नाम से भी अपन जानते हैं, पिन रोल ट्रिमर्स, रेस्टिंग ट्रिमर्स, आ रही बात समझ में। और इस कंडीशन के अंदर ब्रेडिकाइनेशिया आप लोगों को देखने को मिलता है। सारे पॉइंट अपन पार्किंसंस डिजीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बात है क्या, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, रेस्टिंग ट्रिमर्स क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं, रेस्टिंग ट्रिमर्स इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर्स। क्योंकि आपकी जो रेगुलेशन वाला जो काम था, एक्टिविटीज को रेगुलेट जो कर रहा था, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया, तो इस कंडीशन में रेस्टिंग ट्रिमर्स पर्टिकुलर आपको देखने को मिलते हैं। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर। पार्किंसंस डिजीज वाले पर्सन में एज ए मैनेजमेंट अपन क्या करते हैं, एज ए मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अपन एक ड्रग देते हैं। कोई बताना चाहेगा कि ड्रग कौन सी ड्रग देते हैं इसके ट्रीटमेंट में, एल-डोपा, पहले भी मैंने बता रखी है, कौन सी, लीवोडोपा अपन देते हैं, लीवोडोपा। डोपामिन डायरेक्ट अपन नहीं दे सकते क्योंकि डोपामिन ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेगा, इसीलिए अपन क्या देते हैं, एल-डोपा अपन देते हैं, एल-डोपा पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर। एम आई क्लियर और नॉट, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एल-डोपा। चले भाई आगे बढ़े। अच्छा, ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को हेल्थ एजुकेशन भी देनी है कि क्या मूवमेंट करे, क्या मूवमेंट, अगर ये चलेगा फिरेगा तो उसमें रेस्टिंग ट्रिमर्स नहीं होंगे। वैसे मतलब रेस्ट कंडीशन के अंदर अगर ये बैठा रहेगा ना, बैठा रहेगा तो उस कंडीशन के अंदर इसके ट्रिमर्स आएंगे। अगर ये ऐसे चलेगा तो उस कंडीशन के अंदर ट्रिमर्स नहीं होंगे। पर भाई थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करवानी, ज्यादा एक्टिविटीज भी नहीं करवानी, हाँ थोड़ी एक्टिविटीज है ना, तो ध्यान रखना। एम आई क्लियर और नॉट, तो ये मिड ब्रेन के पॉइंट्स अपन ने लगभग लगभग सारे कवर कर लिए। एक पॉइंट और ध्यान रखना इसके अंदर, तो मिड ब्रेन जो होता है इसमें क्रेनियल नर्व ओरिजिनेशन की अगर बात करें, किसकी बात करें, क्रेनियल नर्व ओरिजिनेशन की, तो इधर लिख रहा हूं इस कोने के अंदर, या ऊपर इधर लिख देता हूं,
क्रेनियल नर्व ओरिजिनेशन, क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेशन। तो इसमें मिड ब्रेन की बात कर रहा हूं भाई, मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में कौन कौन से क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेशन होता है हमेशा ध्यान रखना, क्रेनियल नर्व नंबर 3 और क्रेनियल नर्व नंबर 4। क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 4 का ओरिजिनेशन कहां से होता है? मिड ब्रेन से होता है, मिड ब्रेन से। थर्ड की अगर बात करें उसको ओक्यूलोमोटार नर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ओक्यूलोमोटार नर्व के नाम से जानते हैं। और क्रेनियल नर्व नंबर 4 जो होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? ट्रोक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। तो थर्ड नर्व की बात करें तो दैट इज नोन एज ओक्यूलोमोटार नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 4 की अगर बात करें तो उसको क्या बोलते हैं अपन? दैट इज नोन एज ट्रोक्लियर नर्व। एम आई क्लियर और नॉट? क्रेनियल नर्व का डिटेल डिस्कशन अपन पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये थर्ड और फोर्थ है, ये मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। ये पॉइंट अपने को अभी क्लियर करके चलना है। एम आई क्लियर और नॉट? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। तो ये थर्ड और फोर्थ का अपने को डिस्कशन कर दिया, ये अभी अपने को इतना याद रखना है। क्रेनियल नर्व्स अपन डिस्कस सेपरेट टॉपिक में करेंगे। एक सवाल बता दो मुझे उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि क्रेनियल नर्व्स टोटल कितनी होती हैं? क्रेनियल नर्व्स टोटल कितनी होती हैं? बताओ बताओ कितनी? 12? ना ना ना, गलत जवाब। 11? ना। 10? ना। कितनी? 12 पेयर्स। कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। 12 पेयर्स, राइट इट डाउन। सर 12 ही तो 12 पेयर्स भाई, 12 पेयर्स। कितनी? 12 पेयर्स होती है, ध्यान रखना। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होती है। एम आई क्लियर? तो 12 पेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अपन ने पहला पॉइंट कवर कर लिया मिड ब्रेन। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, किसके ऊपर? पोन्स पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? पोन्स। सर क्या कर रहे हो? पोन पोन, अरे भाई PONS, पोन्स पोन्स। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड। ओके, पोन्स पे चलो भाई। ब्रेन स्टेम का नेक्स्ट पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, पोन्स। अरे मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? तो मिड ब्रेन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं पोन्स पे। ओके, कम टू द टॉपिक, पोन्स। पोन्स पे आ जाओ भाई। पोन्स की अगर अपन बात करें तो वही कुछ पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। पोन्स, पोन्स अपन किस में पढ़ते हैं? ये रोम्बेनसिफ्लोन में पढ़ते हैं। पोन्स किस में पढ़ते हैं? रोम्बेनसिफ्लोन पे पढ़ते हैं। रोम्बेनसिफ्लोन के भी कौन से पार्ट में अपन डिस्कस करते हैं बताओ? मेटेनसिफ्लोन या माइलेनसिफ्लोन? तो करते हैं अपन मेटेनसिफ्लोन में। तो अपन बोल देंगे इट इज ए पार्ट ऑफ पोन्स, इट इज ए पार्ट ऑफ मेटेनसिफ्लोन। इट इज ए पार्ट ऑफ मेटेनसिफ्लोन। इट इज ए पार्ट ऑफ मेटेनसिफ्लोन। मेटेनसिफ्लोन खुद किसका पार्ट है? विच इज ए पार्ट ऑफ रोम्बेनसिफ्लोन। विच इज ए पार्ट ऑफ रोम्बेनसिफ्लोन। ये खुद रोम्बेनसिफ्लोन का पार्ट है। मेटेनसिफ्लोन खुद किसका पार्ट है? रोम्बेनसिफ्लोन का। और रोम्बेनसिफ्लोन की अगर बात करें तो हिंड ब्रेन के नाम से भी अपन जानते हैं। रोम्बेनसिफ्लोन को हिंड ब्रेन के नाम से भी अपन जानते हैं। अच्छा, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की एक बार बात कर देते हैं इसके अंदर पोन्स में। तो हमेशा याद रखना, सन पापा मम्मी, और सन पापा मम्मी में ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर बाहर। क्या? ग्रे मैटर अंदर और व्हाइट मैटर बाहर। अरे जब भी ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की बात आए तो हमेशा पप्पू को याद कर लेना, पप्पू को। क्लियर बात है? तो ग्रे मैटर अंदर, व्हाइट मैटर बाहर की तरफ। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं इसके अंदर पोन्स में। तो पोन्स कहां से कहां तक प्रेजेंट होता है? ध्यानपूर्वक बात सुनना। पोन्स, पोन्स की एग्जैक्ट लोकेशन अपन, अच्छा पहले अपन लिख देते हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि इसके नीचे एक तरफ क्या प्रेजेंट होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होती है। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा टू, मेडुला ऑब्लोंगेटा से कहां तक? मिड ब्रेन जो अपन ने पढ़ा है वहां तक। मेडुला ऑब्लोंगेटा टू मिड ब्रेन। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा टू मिड ब्रेन पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये दोनों, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है पोन्स। इसीलिए अगर अपन डिस्कस करें, इसको अपन बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज। ध्यानपूर्वक बात सुनना, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज अपन बोलते हैं, ब्रिज। क्लियर बात है? क्योंकि कनेक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट लोकेशन की बात करते हैं पोन्स की।
किसकी बात करते हैं? लोकेशन की। लोकेशन पे चलते हैं पोन्स की। लोकेशन की अगर अपन डिस्कशन करना चाहें पोन्स में तो क्या क्या बोल सकते हैं? बोल देना प्रेजेंट प्रेजेंट बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ओब्लोंगेटा on the fourth ventricle on the fourth ventricle on the fourth ventricle and anterior to cerebellum आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है एंड प्रेजेंट एंटीरियर टू सेरिबेलम। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना कि कहां पर मिड ब्रेन और मेडुला ओब्लोंगेटा के बीच में प्रेजेंट होता है, फोर्थ वेंट्रिकल पे प्रेजेंट होता है। और एंटीरियर टू सेरिबेलम मतलब सेरिबेलम के सामने की तरफ प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेरिबेलम जो होता है वो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन का। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये अपन ने डिस्कस कर दिया। लेंथ की एक बार बात कर लेते हैं। किसकी लेंथ की? पोन्स की लेंथ की एक बार बात कर लेते हैं। लेंथ जो होती है मिड ब्रेन की जितनी लेंथ होती है उतनी लेंथ होती है। कितनी लेंथ? 2.5 सेंटीमीटर। तो कितनी लेंथ होती है इसकी पोन्स की? 2.5 सेंटीमीटर आप लोगों को लेंथ देखने को मिलती है तो पोन्स में। ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? तो पोन्स के अंदर कहां किस कोण किसका पार्ट है? ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। लेंथ की बात कर दी, ब्रिज की तरह काम करता है। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। अच्छा, पोन्स के अंदर आप लोगों को दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट देखने को मिलते हैं और वो न्यूक्लियाई की अगर बात करें अपन सेंटर्स कंसीडर करते हैं तो जो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं? ध्यानपूर्वक बात सुनना। इसके अंदर दो सेंटर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। एक को तो बोलते हैं अपन न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक को तो बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और एक सेंटर तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एपन्यूस्टिक सेंटर। एक सेंटर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एपन्यूस्टिक सेंटर। एक तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर हो गया, एक एपन्यूस्टिक सेंटर हो गया। ये पॉइंट ध्यान रखना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, ये दोनों की दोनों कहां पर प्रेजेंट होते हैं? पोन्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये किसके लिए, किसको रेगुलेट करेंगे भाई? ये रेस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे रेस्पायरेशन के लिए। रेस्पिरेटरी सेंटर तो मेडुलरी रिदम सिटी सेंटर जो होता है उसकी अगर बात करें वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर सेंटर भी रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोन्स के अंदर। अभी लास्ट तक बने रहे इस लेक्चर के अंदर, मैं ये सारे सेंटर जो है रेस्पिरेटरी सेंटर ये भी डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर बात है क्या? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर और मेडुला ऑब्लोंगेटा में मेडुलरी रिदम सिटी सेंटर जो होता है, ये तीनों के तीनों में क्या करने वाला हूँ? इधर डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, पोन्स की अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व ओरिजिनेशन और जान लो। क्या जान लो? क्रेनियल नर्व ओरिजिनेशन या क्रेनियल नर्व जान लो। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व यहाँ पर आपको ओरिजिनेट होती हुई नजर आती है? अच्छा, इसकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व जो होती है वो अपन ने डिस्कस कर लिया कहां पर? मिड ब्रेन में। नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व नंबर 5, फिर क्रेनियल नर्व नंबर 6, फिर क्रेनियल नर्व नंबर 7 और फिर क्रेनियल नर्व नंबर 8। तो कौन कौन सी? 5, 6, 7, 8 कौन कौन सी पेयर्स में प्रेजेंट होती है? ध्यान रखना। क्रेनियल नर्व नंबर 5, क्रेनियल नर्व नंबर 6, क्रेनियल नंबर 7, क्रेनियल नर्व नंबर 8, ये सारी की सारी ओरिजिनेट कहां से होती है? पोन से ओरिजिनेट होती है। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पोन से ओरिजिनेशन इनका देखने को मिलता है। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं एक बार। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो इसके बाद जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, किसके बाद? पोन्स के बाद, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की अगर अपन बात करें तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा एक बार सुन लेना भाई। जैसे कि अगर बात करें, ये अपना हो गया फोर्थ वेंट्रिकल और ये पर्टिकुलर हो गया अपना थर्ड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल। इधर मिड ब्रेन प्रेजेंट था, इधर पोन्स प्रेजेंट था, और ये कौन सा प्रेजेंट होता है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। लोकेशन की एक बार बात कर लेते हैं। लोकेशन से भी पहले इसकी लेंथ की अगर बात करें, बाकी तो ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन पोन्स 2.5 सेंटीमीटर था, लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा 3 सेंटीमीटर होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा 3 सेंटीमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द, किसके जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो द पोन्स, पोन्स के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। एंड इट रेस्ट ऑन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या करता है? ये रेस्ट करता है। मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला ऑब्लोंगेटा से किसका कनेक्शन? डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन आपको देखने को मिलता है।
तो ये स्पाइनल कोड हो गया, और उस स्पाइनल कोड के ऊपर ऐसे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको देखने को मिलता है। 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। एम आई क्लियर और नोट? तो ये पॉइंट आप लोग इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर भी आप लोगों को एक सेंटर प्रेजेंट देखने को मिलता है। उस सेंटर की अगर बात करें तो कौन सा सेंटर होता है, उस सेंटर को अपन बोलते हैं मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर। किस नाम से जानते हैं इसको? मेडुलरी रिदम सिटी सेंटर के नाम से जानते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर होता है रिदम सिटी सेंटर, या फिर आप लोग क्या किस नाम से जान सकते हो इसको? रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से जान सकते हो, रेस्पिरेटरी सेंटर। तो रेस्पिरेटरी सेंटर आप लोग बोल सकते हो। क्लियर बात है क्या? इसको क्या बोल सकते हो? रेस्पिरेटरी सेंटर आप लोग बोल सकते हो, इंक्लूडिंग न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपनियोस्टिक सेंटर। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर किसका पार्ट? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया। मेडुला ऑब्लोंगेटा में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेंटर्स भी अपन क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी सेंटर्स भी डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले जो ये सेंटर्स, ये पर्टिकुलर दो प्रेजेंट आपको देखने को मिले, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपनियोस्टिक सेंटर और मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर, इनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इनको मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इनको डिस्कस कर रहा हूँ, और इनको डिस्कस करने के लिए मैं एक बार बोर्ड को रफ कर रहा हूँ। वो पार्ट रफ कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट और सुन लो इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में, फिर अपन उस सेंटर्स पे चलते हैं। क्रेनियल नर्व ओरिजिनेशन और सुन लो। क्या? क्रेनियल नर्व, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व ओरिजिनेशन आपको देखने को मिलता है? अगर बात करें तो अपन ने 8 तक तो कर दी थी, बाकी कौन सी बच गई? 9, 10, 11 और 12। ये बाकी जो बच गई, ये कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो थर्ड और फोर्थ मिड ब्रेन, 5, 6, 7, 8 इनकी अगर बात करें तो पोन्स, और 9, 10, 11, 12 की अगर बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। थर्ड का नाम क्या था? ओक्यूलोमोटर। फोर्थ का नाम क्या था? ट्रोक्लियर। क्रेनियल नर्व नंबर 5 का नाम होता है ट्राइजेमिनल नर्व। ध्यान रखना, क्या होता है? ट्राइजेमिनल नर्व। ये क्रेनियल नर्व में अपन डिस्कस करेंगे। क्रेनियल नर्व नंबर 6 का नाम होता है एब्ड्यूसेंस नर्व। क्या? एब्ड्यूसेंस, लिख देता हूं, एब्ड्यूसेंस, ABDUCENS, एब्ड्यूसेंस नर्व। क्लियर बात है क्या? क्रेनियल नर्व नंबर 7 का नाम होता है फेशियल नर्व। क्या होता है? फेशियल। ये 5th का तो ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल नर्व भी सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है भाई। ट्राइजेमिनल इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। ये फेशियल नर्व होगी 7 और 8 की अगर बात करें, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। क्या बोलते हैं इसको? वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व पर्टिकुलर ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, ये 9th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है, इसको अपन बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्या बोलते हैं? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बोलते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ध्यान रखना, ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। क्रेनियल नर्व नंबर 10 सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, इसको अपन बोलते हैं वेगस नर्व। इनको क्या बोलते हैं? वेगस नर्व। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। 11th क्रेनियल नर्व जो होती है, इसको बोलते हैं एक्सेसरी। क्या? एक्सेसरी। डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं मैं, एक्सेसरी, स्पाइनल नर्व्स वगैरह सबका डिस्कशन करने वाला हूं। और क्रेनियल नर्व नंबर 12 की अगर बात करें तो लास्ट वाली जो आपको देखने को मिलती है वो होती है हाइपोग्लोसल नर्व। कौन सी? हाइपोग्लोसल। और ये हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व जो होती है, ये टंग के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्रेनियल नर्व का मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, ये पूरे डिस्कस कर दिए। फिर सवाल ये आता है, सर थर्ड से स्टार्ट करी, थर्ड, फोर्थ, ये सारे डिस्कस आपने कर दिए, बता दिए नाम नाम। क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट और सेकंड की भी बात कर दो। फर्स्ट और सेकंड की अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट जो होती है, उसको अपन बोलते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी नर्व। और जो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ओल्फैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और क्रेनियल नर्व नंबर सेकंड की अगर बात करें, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व की अगर बात करें, वो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। सर ओरिजिनेशन की बात इधर क्यों नहीं कर रहे? ओरिजिनेशन पोन्स और मिड ब्रेन पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनमें नहीं होता है इसका ओरिजिनेशन। इसका ओरिजिनेशन सेरिब्रम में होता है। तो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर बात है क्या? तो वो पॉइंट अपन क्रेनियल नर्व्स में सारे डिस्कस करने वाले हैं। अब एक बार अपन चलते हैं इन सेंटर्स के ऊपर, और सेंटर पे चलने के लिए मैं उधर वाले पार्ट को मिटा देता हूं। करें स्टार्ट? सेंटर्स, तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, इनको डिस्कस कर रहे हैं भाई। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिस्कस करने के लिए एक बार सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये हो गया आपका थर्ड वेंट्रिकल,
और ये नीचे की तरफ हो गया फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखना। ये कौन सा वेंट्रिकल है? ये वेंट्रिकल है थर्ड वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, करें स्टार्ट। चलो एक बार समझना, अगर अपन बात करें, किसकी बात करते हैं अपन? इनकी सेंटर की, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपनियोस्टिक सेंटर, इनकी बात करते हैं। तो एक बार बात सुनना, यहां पर आपको नीचे की तरफ जो आपको देखने को मिलता है उसकी अगर अपन बात करें तो नीचे की तरफ होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा फोर्थ वेंट्रिकल के। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर। कौन सा? मेडुलरी रिदमसिटी सेंटर, ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें एक बार। अच्छा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का नामकरण कर देता हूँ, ये मान लो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इधर, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसके ऊपर की तरफ क्या होगा? पोन्स होगा। इसके ऊपर की तरफ क्या होगा? पोन्स, और यहाँ पर क्या होगा? मिड ब्रेन। यहाँ पर क्या होगा? मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन। यहाँ पर साइलियस एक्विडक्ट होती है, ये मिड ब्रेन होता है। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये आपको देखने को मिलता है। अब सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, ये जो पोन्स वाला पार्ट है और ये नीचे की तरफ ये मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर, ये रेड कलर से बना देता हूँ। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसके अंदर एक सेंटर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, उसको मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर के नाम से जानते हैं। और ये पोन्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। पोन्स की अगर बात करें, पोन्स में दो पर्टिकुलर टाइप के सेंटर आपको देखने को मिलते हैं। पोन्स में कितने टाइप के सेंटर देखने को मिलते हैं? दो टाइप के इसके अंदर सेंटर आपको देखने को मिलते हैं पोन्स में। तो दो टाइप के सेंटर लो, और दो पर्टिकुलर टाइप के सेंटर की अगर बात करें तो कौन कौन से दो सेंटर देखने को मिलते हैं? देखो इधर मेडुला ऑब्लोंगेटा में तो मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, अब चलते हैं पोन्स के ऊपर। पोन्स की अगर बात करें, पोन्स में दो सेंटर, एक दो सेंटर आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। किस नाम से जानते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर के नाम से जानते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये जो सेंटर आप लोगों को देखने को मिलता है इसको जानते हैं एपनियोस्टिक सेंटर। एपनियोस्टिक सेंटर, एक तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर हो गया, एक एपनियोस्टिक सेंटर हो गया। एम आई क्लियर और नॉट? देखो भाई, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्टार, ये एपनियोस्टिक सेंटर, और ये मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर। एम आई क्लियर और नॉट? क्लियर है क्या? ओके, नाउ लिसन केयरफुली। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार इनके अंदर, सुनना। देखो मेन रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो होता है मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर। और इसकी अगर बात करें अपन तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, यहां पर पर्टिकुलर जो आपको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं डोर्सल रूट न्यूरॉन्स। इसके अंदर मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर में कौन से देखने को मिलते हैं? डोर्सल रूट न्यूरॉन्स। लेट मी राइट कंप्लीट, डोर्सल रूट न्यूरॉन्स, डोर्सल रूट न्यूरॉन्स। और ये डोर्सल रूट न्यूरॉन्स जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, डोर्सल रूट न्यूरॉन्स, इनकी अगर अपन बात करें तो ये होते हैं इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स। क्या होते हैं ये? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स। और इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स, इनकी अगर बात करें इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए? इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब इनहेलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। बढ़े आगे। अच्छा, ये जो एपनियोस्टिक सेंटर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एपनियोस्टिक सेंटर, इसकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, इनिशिएशन ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होगा? एपनियोस्टिक सेंटर रेस्पॉन्सिबल होगा। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर की अगर बात करें तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसकी अगर बात करें तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होगा? ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए एपनियोस्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसके लिए? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। और मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर जिसको रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं, उसमें डोर्सल रूट न्यूरॉन्स होते हैं जिनको इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स अपन बोलते हैं, इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर बात है क्या? कुछ पॉइंट समझना। नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग जो होती है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग, उस नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग में डोर्सल रूट न्यूरॉन्स होते हैं वो ही एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? डोर्सल रूट न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और वो पर्टिकुलर इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग के अंदर एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। वो क्या है? पैसिव प्रोसेस है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें किसकी है, तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग की बात हो गई। एक्टिव ब्रीथिंग की अगर बात करें, एक्टिव ब्रीथिंग, तो एक्टिव ब्रीथिंग की अगर बात करें, एक्टिव ब्रीथिंग की, तो एक्टिव ब्रीथिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या?
वेंट्रल वेंट्रल रूट न्यूरॉन्स। क्या देखने को मिलेंगे? वेंट्रल रूट न्यूरॉन्स। ये वेंट्रल रूट न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं किसमें? एक्टिव ब्रीथिंग के अंदर। एक्टिव ब्रीथिंग में वेंट्रल रूट न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्टिमुलेट रहते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स भी है और साथ में एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स भी है। एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स भी है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग के अंदर तो डोर्सल रूट न्यूरॉन से काम चल जाएगा, इंस्पायरेशन से काम चल जाएगा। इसमें वेंट्रल रूट न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन अगर अपन बात करें एक्टिव ब्रीथिंग की बात करी जाए तो वेंट्रल रूट न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होंगे और वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग में सिर्फ ये स्टिमुलेट रहते हैं, इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस, आ रही बात समझ में? पैसिव प्रोसेस का मतलब इट विल नॉट कंज्यूम एनी टाइप ऑफ एनर्जी, यू सिंपली एक्सेल आउट द गैसेस। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये अपन ने इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन का डिस्कशन कर लिया और नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का अपन ने डिस्कस कर लिया। क्लियर बात है कि इतनी ये समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो पप्पू को याद करो, पप्पू समझाएगा अपने को। कौन समझाएगा? पप्पू समझाएगा। कैसे? सुनना भाई ध्यान पूर्वक। देखो, वो कार्यक्रम हो गया था। कौन सा कार्यक्रम? वो था ना नाइट वाला कार्यक्रम जो चल रहा था, शादी हुई थी किसके साथ? आमिया के साथ। तो कार्यक्रम हो गया। अब कार्यक्रम हो गया तो नेक्स्ट दिन वो याद करो, वो कहानी कौन सी कहानी? ये तेरा फ्रेंड वासाई फ्रेंसिया को सेंटर से पकड़कर वीडियो बना रहा था, तो ये कहानी हो गई थी कंप्लीट। अब नेक्स्ट दिन आ गया तो इस ये वीडियो बना रहा था, इसके अंदर अगर पूरा टाइम निकल गया तो ये तो मामला सेट नहीं हुआ। मामला थोड़ा सेट अपने को करना है। तो क्या हुआ भाई? शादी का माहौल था, ठीक है, घर के अंदर रिश्तेदार लोग आए हुए थे तो मामला सेट नहीं हो पा रहा था। तो क्या किया? पप्पू को ऊपर भेज दिया। ऊपर वाला जो कमरा है ऊपर भेज दिया पप्पू को ऊपर। तो पप्पू अकेला जाएगा नहीं, कौन जाएगा साथ में? आमिया भी गई। तो ध्यान रखना, पप्पू को ऊपर वाले कमरे में भेज दिया। बोले तो ये पप्पू न्यूमोटेक्सिक सेंटर से कंसीडर करना पप्पू। क्या कंसीडर करना? पप्पू। पप्पू पप्पू कौन? न्यूमोटेक्सिक सेंटर। और एपनियोस्टिक सेंटर से कंसीडर करना आमिया। क्या कंसीडर करना? आमिया, इसकी वाइफ। ठीक है क्या? पप्पू को क्या कर दिया? ऊपर वाले कमरे में भेज दिया। तो ऊपर हो गए पप्पू और आमिया, दोनों के दोनों ऊपर है। ठीक है, और नीचे की तरफ जो आपको कमरा देखने को मिलना, मतलब ऊपर वाला कमरा है और उसके नीचे की तरफ एक कमरा और है, और नीचे की तरफ कमरा जो आपको देखने को मिलता है उसमें मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर है। क्या प्रेजेंट है? मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर। और रिदम सिटी सेंटर से इससे पर्टिकुलर याद रखना रिश्तेदार। क्या? रिश्तेदार। रिश्तेदार कहने का सिंपल सा मतलब पप्पू के घर पे चलते हैं एक बार, पप्पू का घर, और पप्पू घर पे चलते हैं। पप्पू के ऊपर जो कमरा है, घर पे ऊपर जो कमरा है उसमें पप्पू और आमिया, क्लियर बात। और जो नीचे वाला जो कमरा है उसमें रिश्तेदार सारे के सारे, क्योंकि मामला सेट करना है तो इनको प्राइवेसी तो देनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो प्राइवेसी दी। तो ध्यान रखना, जो पप्पू होगा वो आमिया के ऊपर होगा। आ रही बात समझ में? पप्पू जो होगा वो किसके ऊपर? आमिया के ऊपर। लेकिन सेम कमरा, सेम रूम में पप्पू फिर आमिया सेम रूम में। लेकिन नीचे जो रूम है उसके अंदर कौन है? उसके अंदर रिश्तेदार लोग हैं। ठीक बात है क्या? अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो रिश्तेदार लोग हैं इनको एक काम दिया गया। रिश्तेदार लोग को क्या काम दिया गया? कि जब भी ऊपर से आवाज आए, किसकी आवाज आए? आमिया की आवाज आए ऊपर से। कैसी आवाज आए? कि बचाओ बचाओ बचाओ। कैसी आवाज है? बचाओ बचाओ बचाओ, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। तो ऐसी जब भी आवाज आए तो नीचे का जो पर्टिकुलर दरवाजा उसको क्या कर देना? खोल देना है। दरवाजे को क्या कर देना? खोल देना। और दरवाजे से याद रखना क्या? डोर्सल रूट। डोर, डोर से क्या याद रखना? डोर, डोर से याद रखना डोर्सल रूट। और इनको क्या कर देना है? ओपन कर देना है। ठीक है, और दरवाजे को जैसे ओपन करेंगे तो एयर अंदर की तरफ आएगी, और एयर अंदर की तरफ आएगी तो आमिया को सांस आएगा, इंस्पायर कर पाएगी आराम से। वापिस सुन लो क्या क्या पॉइंट में डिस्कस करना चाह रहा हूं। पप्पू, पप्पू किसके ऊपर? आमिया के ऊपर। तो मतलब आमिया पप्पू के नीचे, और नीचे वाले कमरे में क्या? रिश्तेदार। रिश्तेदारों को एक काम दिया गया कि जब भी ऐसा कुछ हो, ऐसी आवाज आए, कैसी आवाज? कि बचाओ बचाओ बचाओ, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। कोई कार्यक्रम चल रहा है ऊपर, आ रही है बात समझ में? तो ऐसी जब भी आवाज आए तो रिश्तेदारों को क्या करा? डोर को क्या कर देना? ओपन करना है। डोर को ऊपर करते के साथ इंस्पायरेशन अंदर की तरफ होगा। क्लियर बात है क्या? अब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, रात को कार्यक्रम स्टार्ट होगा। इतना कहानी हो गई। सुनना भाई, क्या कार्यक्रम स्टार्ट हुआ? ये एपनियोस्टिक सेंटर, बोले तो आमिया, ये सांस कार्यक्रम चल रहा था, वही है ना, धप धप धप, है ना, चल रहा था। आमिया जो है सांस लेने लगी, ऐसे इंस्पायर करने लगी, ऐसे सांस लेने लगी।
ठीक है। और पप्पू सांस लेते के साथ क्या, पप्पू ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। स्टॉप, स्टॉप मतलब ऐसे, अरे बात समझ ऐसे। और आमिया ने फिर स्टॉप करने के बाद क्या कर दिया, इसको हाथ हटा दिया और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। कार्यक्रम तो चल ही रहा था, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या, बचाओ बचाओ बचाओ, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। रिश्तेदारों ने सुनी और रिश्तेदार सुनते के साथ ही क्या, ये डोर्सल रूट मतलब डोर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, डोर्सल रूट न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर दिया, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स एक्टिव, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स एक्टिव। तो उस कंडीशन के अंदर अंदर की तरफ एयर, सांस आराम से आ सकता है। क्लियर बात है क्या। लेकिन जो पप्पू जो ऊपर है, वो इतना कार्यक्रम तो होने नहीं देगा, को चिल्लाए चिल्लाए ऐसी आवाज, तो क्या करेगा फिर वापस से हाथ उठाएगा और हाथ को क्या कर लेगा, आमिया के ऊपर ऐसे, आवाज बंद। आवाज बंद तो रिश्तेदारों को क्या लगा, सांस वगैरह का कार्यक्रम हो गया, इंस्पायरेशन हो गया, अब डोर क्या हो गया, ऑटोमेटिक बंद। क्लियर बात, डोर क्या हो गया, बंद। अब डोर बंद हो गया, फिर आमिया को सांस नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर के अंदर फिर ऐसे हाथ रख रखा है, ऐसे पप्पू ने हाथ रख रखा है आमिया के ऊपर, और फिर ऐसे क्या करा उसने, आमिया ने हाथ हटाया ऐसे जोर से, फिर बचाओ बचाओ बचाओ, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, मार डाला मार डाला मार डाला, ऐसे जोर जोर से। अरे बात समझ में, ऐसे फिर रिश्तेदारों को क्या लगा, भाई सांस नहीं आ रहा, अब क्या करना है, जो डोर है उसको क्या कर दो ओपन, और डोर ओपन करते ही अंदर की तरफ एयर, तो इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। अरे क्या बात समझ में, तो ये कार्यक्रम चल रहा है, मतलब इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा वो आमिया होगी, बोले तो एप्नियोस्टिक सेंटर होगा, वो स्टार्ट करेगी, वो सिग्नल देगी। अच्छा, ये एप्नियोस्टिक सेंटर जो है, ये किसको सिग्नल दे रहा है, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। ये एप्नियोस्टिक सेंटर किसको सिग्नल दे रहा है, ये सिग्नल दे रहा है इसको, मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर को सिग्नल दे रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, ये ओपन कर रहे हैं, और यही मेनली इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। अगर अपन बात करें ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर सिर्फ रेगुलेट कर रहा है रेस्पिरेशन को। क्यों, देखो, अगर इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन हो मतलब अंदर की तरफ गया, एयर जा रही है, तो इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज देखने को मिलेगी आपको, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, बिल्कुल डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट अगर स्पेसिफिक बात करें डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट अगर स्पेसिफिक बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनका कॉन्ट्रैक्शन, ये आप लोगों को देखने को मिलता है इंस्पायरेशन के टाइम पर। ठीक है क्या, तो सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। अब ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोले पप्पू, ये पप्पू रेगुलेट कर रहा है, कैसे, जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया डायफ्राम का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, तो कॉन्ट्रैक्शन होता ही जाएगा। अगर ये इसको रेगुलेट नहीं करेगा तो ये क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, और बंद कर लेता है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, ये आमिया का मुंह जो है एपनियोस्टिक सेंटर, मतलब इसको क्या करता है, इनिबिट करता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये पर्टिकुलर जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, ये सिग्नल भेजता है एपनियोस्टिक सेंटर को इनिबिट करने के लिए। किसके करने के, इनिबिट करने के लिए। इंस्पायरेशन को इनिबिट करने का काम कौन करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता है। बात आ रही है क्या समझ में। अरे पप्पू, पप्पू को याद करो, पप्पू को, पप्पू समझा देगा सारी चीज, कि भाई न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो तो इनिबिट कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, किसको इनिबिट कर रहा है, इंस्पायरेशन को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन। अगर इनिबिट नहीं करता तो इनका कॉन्ट्रैक्शन होता ही चला जाता, तो उसको भी रोकना है, तो वो कौन रोक रहा है, पप्पू रोक रहा है। और आमिया जो है किसको सिग्नल दे रही है, मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर को सिग्नल दे रही है, रिश्तेदार को, कि क्या कर दो भाई, गेट खोल दो, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को खोल दो, डोर्सल रूट जो आपको देखने को मिल रहे हैं, डोर्सल रूट न्यूरॉन्स, इसको क्या कर दो, स्टिमुलेट कर दो, इंस्पायरेशन करवाओ मेरे, क्योंकि सांस नहीं आ रहा है, पप्पू लग रहा है कार्यक्रम सेट करने के अंदर। एम आई क्लियर और नॉट। तो ये पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है। थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। आमिया, आमिया जो है वो इंस्पायरेशन को स्टार्ट करती है, क्लियर बात है। सिग्नल कहां पर भेजती है, मतलब सिग्नल भेजती है किधर, मेडुलर रिथमिसिटी सेंटर की तरफ। वो डोर्सल रूट न्यूरॉन्स को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, इंस्पायरेशन आपको देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें उस इंस्पायरेशन को भी रेगुलेट कौन करता है, उसको पप्पू रेगुलेट करता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आ गया है क्या पॉइंट, क्लियर है क्या ये। तो ये ध्यान रखना, पप्पू ऊपर होगा और पप्पू के नीचे क्या, आमिया, और नीचे वाले कमरे में कौन, मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर, और रेस्पिरेटरी सेंटर कौन होता है, मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर। लेकिन इन दोनों के बिना रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट नहीं होगा। इनिशिएट कौन करेगा, एपनियोस्टिक सेंटर करेगा, और उसको रेगुलेट कौन करेगा, इनिबिट कौन करेगा बाद में, उसको कौन करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नहीं तो इंस्पायरेशन होता ही चला जाता। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिए। अब एक बार अपन जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके अंदर प्रेजेंट सेंटर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं इधर रफ कर रहा हूं। ओके,
कम टू द पॉइंट, दैट इज सेंटर्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेंटर्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के सेंटर्स पे आ जाओ। कौन से सेंटर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अब देखो ये जो कार्यक्रम चल रहा था ना, कार्यक्रम पूरा कार्यक्रम हो गया। अब इस कार्यक्रम को देखते हुए पर्टिकुलर एक न्यूमोनिक आप लोग याद करना। क्या है? एक न्यूमोनिक याद करना। तो वो न्यूमोनिक लिख रहा हूं, न्यूमोनिक। क्या न्यूमोनिक है? रात होते ही, रात होते ही, रात होते ही सभी रिश्तेदार, रात होते ही सभी रिश्तेदार, सभी रिश्तेदार पप्पू को, सभी रिश्तेदार पप्पू को, पप्पू को दिल से, पप्पू को दिल से वेरी संस्कारी, वेरी संस्कारी या मासूम, या मासूम, मासूम, मासूम क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे। एक लाइन याद रखना भाई इसके सेंटर्स को याद करने के लिए, क्योंकि पप्पू की स्टोरी चल रही है, पप्पू की स्टोरी। तो क्या न्यूमोनिक है? रात होते ही, क्योंकि रात का कार्यक्रम था, रात होते ही सभी रिश्तेदार, रात होते ही सभी रिश्तेदार पप्पू को, कौन पप्पू? जो कि कार्यक्रम चला रहा है। तो रात होते ही सभी रिश्तेदार पप्पू को दिल से, दिल से वेरी संस्कारी, ना तो संस्कारी, संस्कारी काम थोड़ी है, वेरी संस्कारी या मासूम क्यों कहेंगे। अरे बात समझ, तो ऐसा काम संस्कारी, थोड़ा वेट कर लेता भाई, बढ़िया ले जाता। हाँ लेके जाएगा ये, गोवा लेके जाएगा। कहानियां आ रही हैं धीरे धीरे, कहानियां आ रही हैं, ध्यान रखना। गोवा लेके जाएगा ये, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, रात होते ही सभी रिश्तेदार पप्पू को दिल से वेरी संस्कारी या मासूम क्यों कहेंगे। एम आई क्लियर? चलो इसको अपन करते हैं स्टार्ट। पहला जो रात, रात को उठाओ भाई। रात की अगर बात करें तो यहां पर रात से पर्टिकुलर अपने को ध्यान रखना, क्या? रिफ्लेक्स सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर। तो रिफ्लेक्स सेंटर आप लोग ध्यान रखना, ये रिफ्लेक्स सेंटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट होते ही, अगर इनकी अगर बात करें, होते ही, होते ही से क्या याद रखोगे आप? इधर याद रखना, एक तो देखो रात, रात से तो याद रखना रिफ्लेक्स सेंटर। नेक्स्ट याद रखना हिकअप सेंटर। क्या? हिकअप सेंटर, हिकअप सेंटर। और हिकअप सेंटर की अगर बात करें तो दैट इज नोन एज हिचकी। क्या? हिचकी, हिचकी, हिचकी के लिए रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, सभी से याद रखना स्नीजिंग सेंटर। क्या याद रखना? स्नीजिंग सेंटर। तो जो छींक आती है ना, उसके लिए भी, उसका भी कौन सेंटर होता है? यही होता है। नेक्स्ट रिश्तेदार, इधर रिश्तेदार मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर को बोला है। तो मेडुलरी रिदमसिटी सेंटर, मेडुलरी रिदम सिटी सेंटर, मेडुलरी रिदम सिटी सेंटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, किस पे याद करना है? पप्पू। तो रात होते ही सभी रिश्तेदार पप्पू, पप्पू से क्या याद रखना? पेरिस्टाल्टिक सेंटर। क्या ध्यान रखना? पेरिस्टाल्टिक सेंटर, पेरिस्टाल्टिक सेंटर। को से याद रखना कफ सेंटर, कफ, कफ सेंटर। कफ सेंटर का मतलब खांसी वाला सेंटर, और पप्पू पेरिस्टाल्टिक सेंटर। क्लियर बात है क्या? पेरिस्टाल्टिक सेंटर मतलब जो कॉन्ट्रेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो। नेक्स्ट दिल, दिल से याद रखना कार्डियो, कार्डियक मोटर सेंटर, कार्डियो मोटर सेंटर, या कार्डियक सेंटर याद रखना, कार्डियक सेंटर, कार्डियक सेंटर। और कार्डियक सेंटर जो होते हैं वो स्टिमुलेटरी भी होते हैं। कार्डियक सेंटर इज स्टिमुलेटरी एज वेल एज कार्डियक सेंटर इज इनहिबिटरी। तो कार्डियक सेंटर स्टिमुलेटरी भी होता है और कार्डियक सेंटर क्या होता है? इनहिबिटरी भी होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। से याद रखना स्वेलोइंग सेंटर। क्या? स्वेलोइंग, स्वेलोइंग सेंटर। और स्वेलोइंग सेंटर को अपन किस नाम से जान सकते हैं? डीग्लूटिटेशन के नाम से जान सकते हैं, मतलब निकलने वाला सेंटर जो होता है, तो उसके नाम से जान सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो इस पे आ जाओ। वी, वेरी से याद रखना वोमिटिंग सेंटर। इससे क्या याद रखना? वोमिटिंग सेंटर याद रखना, वोमिटिंग सेंटर। और मैंने आपको बताया था वोमिटिंग सेंटर की अगर बात करी जाए तो वोमिटिंग सेंटर कौन सा होता है? सीटीजेड। याद करो, एरिया पोस्ट्रीमा। क्लियर बात है क्या? एरिया पोस्ट्रीमा। तो ये वोमिटिंग सेंटर आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? स्नीजिंग सेंटर हो गया, हो गया क्या? स्नीजिंग सेंटर बिल्कुल हो गया। स्वेलोइंग सेंटर हो गया, स्वेलोइंग सेंटर भी हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर याद से ध्यान रखना योनिंग सेंटर। क्या ध्यान रखना? योनिंग सेंटर।
योनिंग सेंटर आप ध्यान रखना, योनिंग सेंटर की अगर बात करें उबासी, क्या ध्यान रखना, उबासी। नेक्स्ट मासूम से याद रखना वैसोमोटार सेंटर, क्या ध्यान रखना, वैसोमोटार सेंटर। तो वैसोमोटार सेंटर पर्टिकुलर आप इससे ध्यान रखना। एम आई क्लियर और नॉट? ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। संस्कारी से आप लोग वही चीज ध्यान रख लेना, क्या चीज, स्वेलोइंग सेंटर ध्यान रख लेना, स्नीजिंग सेंटर ध्यान रख लेना, ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। क्लियर बात है क्या? तो सेंटर्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैं रिवाइज करवा देता हूं। एक लाइन याद रखना, रात होते ही सभी रिश्तेदार, रात होते ही सभी रिश्तेदार पप्पू को वेरी संस्कारी या मासूम क्यों कहेंगे, ये पर्टिकुलर एक लाइन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके सेंटर्स क्लियर है। रात में रिफ्लेक्स सेंटर, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते ही कप सेंटर जो कि हिचकी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, स्नीजिंग सेंटर छींकने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सभी से याद रखना। रिश्तेदार मेडुलरी रिथमिसिटी सेंटर, पप्पू पेरिस्टाल्टिक सेंटर, पेरिस्टाल्टिक सेंटर जो पेरिस्टालसिस चलते हैं उनके लिए, को से याद रखना कफ सेंटर, दिल से कार्डियक सेंटर, दिल दिल कार्डियक सेंटर, ठीक है। वेरी से वोमिटिंग सेंटर जिसको सीटीजेड के नाम से जानते हैं, संस्कारी या फिर से इनको स्वेलोइंग सेंटर के नाम से अपन जान सकते हैं निगलने के लिए, या डिग्लूटिटेशन सेंटर भी आप बोल सकते हो, या से याद रखना योनिंग सेंटर उबासी, अरे बात समझ में, योनिंग सेंटर। और जब उबासी आती है योनिंग सेंटर, अगर ये स्टिमुलेट होता है, यूस्टेशियन ट्यूब होती है कान के अंदर मिडल ईयर को और नेजोफेरिंग से कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब होती है जिसको यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट मासूम से याद रखना वैसोमोटार सेंटर, और वैसोमोटार सेंटर की अगर बात करें, ये भी दोनों होते हैं, स्टिमुलेटरी और इनिबिटरी। ये भी एक होगा स्टिमुलेटरी और एक आपको देखने को मिलेगा वो होगा इनिबिटरी। क्लियर बात है क्या, स्टिमुलेटरी और इनिबिटरी, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। क्लियर बात है क्या? तो ब्रेन स्टेम पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मिड ब्रेन भी पढ़ लिया, पोन्स भी डिस्कस कर लिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी डिस्कस कर लिया, क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिनेशन सब डिस्कस कर लिया, सेंटर रेस्पिरेटरी सेंटर भी अपने डिस्कस कर लिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।